हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, प्लस हमने ड्राई हीट क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ा था। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मे बी यूज्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस स्टरलाइजेशन की मेथड को हम तीन डिफरेंट टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या आता है। सबसे पहले पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। सो ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजन सच एज माइक्रोबैक्टीरियम, ब्रुसेला, साल्मोनेला आर किल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है। पास्चराइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराना। मतलब इसमें जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस जो आते हैं, जैसे मिल्क और फ्रूट जूस जो आते हैं, उन्हें पैकिंग करने से पहले हम पास्चराइज कराते हैं, मतलब स्टरलाइज कराते हैं, उन्हें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म होगा, कोई भी या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म की अगर ग्रोथ हो रही होगी तो उस हीट प्रोवाइड कराने से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सिर्फ नॉन स्पोरिंग जो बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ उन पे अप्लाई होता है, स्पोरिंग वाले पे नहीं होता है। तो ये तो हुआ हमारा पास्चराइजेशन। अब हम देखते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन क्या होता है। सम सीरम और एग मीडिया सच एज लॉइनस्टीन जंक्शन एंड लोफर सीरम आर रिटेन्ड स्टरलाइज्ड बाय heating at 80 to 85 degree centigrade temperature for half an hour daily on 3 consecutive days. This process of sterilization is called inspissation and the instrument is called inspizzator. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्पिजेटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि हम सिर्फ जो हमारे सीरम और एग मीडिया जो होते हैं, जैसे लॉइनस्टीन जंक्शन एंड लोफर सीरम, सिर्फ हम उसको स्टरलाइज करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका टेम्परेचर हमारा 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस मीडिया को हम इस इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन तक के लिए रखते हैं स्टरलाइज होने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा इंस्पिजेटर। अब हम पढ़ेंगे हमारा वैक्सीन बाथ क्या होता है। Bacterial vaccine are sterilized in a special vaccine bath at 80 degree centigrade for 1 hour. तो हमारे जो बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हमारे पास स्पेशल वैक्सीन बाथ होता है, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे कि हम सिर्फ 1 आवर तक के लिए रखते हैं स्टरलाइज होने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा वैक्सीन बाथ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो है एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। सो बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट में किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म बट स्पोर विथस्टैंड बॉइलिंग फ्रॉम अ कंसिडरेबल टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बॉइलिंग के हेल्प से किल हो जाते हैं, पर इसमें जो वेजिटेटिव फॉर्म होते हैं वो तो किल हो जाते हैं, पर हमारे जो स्पोर वाले बैक्टीरिया होते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है।
इसे हम 10 से 30 मिनट तक रखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बॉइलिंग। अब हम आते हैं हमारे टिंडलाइजेशन पे। देखते हैं कि टिंडलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट on 3 successive days is used. This is known as टिंडलाइजेशन or intermittent sterilization. The principle is that the first exposure kill all vegetative form, and in the interval between the heating, the remaining spore germinate into the vegetative form, which are killed on the subsequent heating. तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो टिंडलाइजेशन हमारी वो मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 दिन तक रखते हैं 20 मिनट के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे 3 दिन तक क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम इसे पहली बार एक्सपोज करते हैं तो इसके जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो तो किल हो जाते हैं, पर जो स्पोर फॉर्म जो रहते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं। तो उन्हें किल करने के लिए हम इन्हें 3 दिन तक रखते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि अगर कुछ बचे हुए स्पोर फॉर्म रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारे वेजिटेटिव के फॉर्म में। जैसे ही वो वेजिटेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो नेक्स्ट डे जब हम उन्हें स्टरलाइज करते हैं तो ये वेजिटेटिव फॉर्म वो भी किल हो जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा टिंडलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मेनली ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ऑटोक्लेव आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है। Boiling point of a water is directly proportional to the pressure when the volume is constant. Pressure is directly proportional to the temperature. When pressure is increased in a closed vessel, the temperature is increased proportionally, that is for about 15 lbs. The pressure raised to 121 degree centigrade. तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ। ऑटोक्लेव हमारा एक क्लोज्ड वेसल के फॉर्म में रहता है जिसका टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है साथ में ही इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुकता है तब हम इसे होल्ड करते हैं 15 मिनट के लिए। 15 या फिर 20 मिनट के लिए हम इसे होल्ड करके रखते हैं ताकि इसके जितने भी वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म जो रहेगा वो किल हो सकता है, वो किल हो जाएगा इसमें। तो ये तो हुआ ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइज करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल एंड एक्सेट्रा। तो हमारे जो जितने भी कल्चर मीडिया रहते हैं और रबर वाले जो मटेरियल रहते हैं हम उसको इसमें स्टरलाइज करते हैं। सेकेंड इज़ इट इज़ अ पर्टिकुलर यूजफुल फॉर मटेरियल विच कैन नॉट विथस्टैंड दी हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन। तो वो चीज़ें जिन्हें हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम इस ऑटोक्लेव की हेल्प से स्टरलाइज करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ये तो हमारा इसका यूजेस। अब हम देखते हैं कि स्टरलाइजेशन कंट्रोल क्या होता है। तो कंट्रोल मतलब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ऑटोक्लेव है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम हमारा कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल क्या है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। तो हम इसी ऑर्गेनिज़म को इसलिए यूज़ करते हैं कंट्रोल के फॉर्म में क्योंकि इसकी ग्रोथ टेम्परेचर होती है 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इसको एक्सपोज करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे
तो ये किल हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका कंट्रोल। अब हम पढ़ते हैं ओज़ोन के बारे में। ओज़ोन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी हम O3 मतलब ओज़ोन को भी यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन में। तो ये तो हुआ ओज़ोन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। दिस इज़ अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ यूज़फुल फॉर अ सब्सटेंस which get damaged by heat process, example syrup, sugar and antibiotic solution। तो फिल्ट्रेशन में हम उन्हें यूज़ करते हैं जो कि हीट की हेल्प से डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें हम शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन और कुछ सीरप जो होते हैं हम उन्हें स्टरलाइज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के फ़िल्टर होते हैं। सबसे पहला कैंडल फ़िल्टर, सेकेंड मेम्ब्रेन फ़िल्टर, थर्ड इज़ एयर फ़िल्टर, फोर्थ इज़ सीरीज फ़िल्टर। तो कैंडल फ़िल्टर हम मेनली वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर वाटर को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर मतलब जो एयर को क्लीन करता हो, तो इसमें आता है हमारा हैपा फ़िल्टर। तो हैपा फ़िल्टर मेनली हम हमारे माइक्रो के जो लैब होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ सीरीज फ़िल्टर। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन। तो 2 टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। फर्स्ट आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या होता है। आयोनाइजेशन रेडिएशन इंक्लूडिंग गामा रे, एक्स रे एंड कॉस्मिक रे, they have very high penetrating power. They are highly lethal to all cell including bacteria that damage DNA by various mechanism। तो इसमें जो हमारे गामा रे, एक्स रे और कॉस्मिक रे जो आते हैं हम उनका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए। तो ये क्या करता है, उसके सेल के अंदर जाके उसके DNA को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो ये तो हुआ हमारा आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं हमारा नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। दिस इंक्लूडिंग इंफ्रारे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग में हमारा आता है इंफ्रा रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये तो हुआ हमारा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड।